गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस करेंगे 717 टेस्ट नंबर पर और क्वेश्चन होंगे उसमें ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 23 अगस्त 2021। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 716 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करती है? बालू मरुस्थल, धान की फसल युक्त भूमि, नव हिमपात से आच्छादित भूमि या प्रेरी भूमि। प्रेरी भूमि कहाँ पर पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान है ये। तो देखिए, अधिक सूर्यताप को कौन परावर्तित करेगा? जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद होगा, श्वेत परत। तो बालू मरुस्थल, नव हिमपात से आच्छादित भूमि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नव हिमपात के से आच्छादित भूमि ने सबसे ज़्यादा सूर्यताप को परावर्तित किया अपने ऊपर पड़ने के बाद, यानी इसका एल्बिडो सबसे अधिक हो गया। तो देखिए, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यताप, और यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है और किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा और उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? 33 से 35% है। और सर्वाधिक एल्बिडो की बात करें तो नव हिमपात से आच्छादित भूमि, ठीक है, जिस भूमि पर नई नई बर्फ पड़ी हो, उसका 65 से 85% तक होता है। और बालू मरुस्थल का एल्बिडो होता है 20 से 25%। धान की फसल युक्त भूमि का एल्बिडो 3 से 15%, बहुत कम। अगर सतह काली होगी तो उतना एल्बिडो उसका कम होता जाएगा। देखिए, प्रेरी भूमि का एल्बिडो 18 से 22% के आसपास है। तो सर्वाधिक एल्बिडो किसका? नव हिमपात से आच्छादित भूमि या ग्लेशियर का या बादलों का सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है क्या? शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के आसपास उपस्थित है और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। एक पक्का गलत है, इसमें कौन सा है? देखिए, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, ये तो सही है। शीत कटिबंध बिल्कुल ध्रुवों पे तो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? पोल्स पर। और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी सही हो गया। ये दूसरा वाला गलत है। अधिकतर तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती, कुछ ऊपर उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ दिनों रात की अवधि जो है वो समान होती है, इसलिए आमतौर पर तापमान भी ऐसे स्थान में अधिक हो जाता है। और यह भी स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर औसत तापक्रम कम होता जाता है, जितना पोल्स पे जाओगे कम हो जाएगा। परंतु अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करने वाली जो तापीय विषुवत रेखा, ठीक है, जो मेखला है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर स्थित ना होकर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, जो तापीय विषुवत रेखा है वो भूमध्य रेखा पर स्थित न होकर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के सहारे नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक है। देखिए, अटलांटिक महासागर में तापांतर कहीं अधिक है, ठीक है, प्रशांत महासागर की तुलना में। गलत है पहला स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा वाला सही है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है अधिक पानी है और उस उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलीय भाग है, यही कारण है। तो इसका आंसर जहाँ जहाँ एक है उसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2 हो जाएगा, बी। तो उच्चतम तथा न्यूनतम तापक्रमों के बीच के अंतर को कहते हैं तापांतर। महासागर का तापक्रम वार्षिक तापांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
देखिए अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो तुलनात्मक रूप से प्रशांत महासागर से छोटा है, अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। देखिए स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र और अधिक गर्म होता है, ठीक इसी तरह से ठीक है वे जल की अपेक्षा जो है शीघ्र शीतल भी हो जाता है, और जल और स्थल की इस विशेषता को उस स्थान के तापक्रम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जलीय भाग है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का जो वार्षिक परिसर है वो अधिक होता है, तो बी वाला करेक्ट हो गया। नंबर 4 पर आ जाइए। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत ये है क्षोभ मंडल, यानी ये हो गई ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, फिर उस हेक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु की विस्तृत राशि को वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल को कुल पांच परतों में बांटा गया है, जिसमें वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। सभी मौसमी घटनाएं जो हैं इसी में होती हैं। इस मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहनीय धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वायुमंडल की किस परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता? देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि समताप मंडल, लेकिन अगर देवनागरी में स्ट्रेटोस्फियर लिखा रहेगा तो याद रखना इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि समताप मंडल में तापमान जो है समान रहता है। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समताप रेखाएं समानांतर ना होकर लंबवत होती हैं, और इस मंडल की ऊंचाई है 1832 किलोमीटर तक। मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि सब इसी मंडल को प्रभावित नहीं करते, ठीक है, इस मंडल को प्रभावित नहीं करते। जो इससे नीचे वाला मंडल है उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत है पृथ्वी से करीब 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। कहीं 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, कहीं इसको 12 से 35 लिखा है, पुरानी किताबों में 50 तक लिखा है, ठीक है। तो 300 और 200 तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन सही उत्तर यहाँ हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके, ठीक है, इस पृथ्वी पर जान माल की हानि होने से बचाती है, पौधों को बचाती है, इंसान को बचाती है, जानवरों को बचाती है। इसलिए जीव ओजोन मंडल को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन मंडल धरती से 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से सत्य कथन कौन सा होगा। हमारे वायुमंडल में 3 प्रकार की ओजोन पाई जाती है, और कृत्रिम ओजोन का निर्माण समताप मंडल में होता है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। बिल्कुल कृत्रिम ओजोन का निर्माण समताप मंडल में होता है, सही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन हमारे वायुमंडल में 3 प्रकार की ओजोन नहीं पाई जाती, 2 प्रकार की पाई जाती है, कृत्रिम और प्राकृतिक, ठीक है। और कृत्रिम ओजोन का निर्माण जो है समताप मंडल में नहीं होता, समताप मंडल में तो प्राकृतिक होता है। जागते रहिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, ये सब जितना भी वायुमंडल में गंध फैली है उससे होता है, ठीक है, पोल्यूशन। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है, 3 प्रकार की नहीं होती। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, हल्के नीले रंग की और दुर्गंध युक्त गैस है, ठीक है। यह पृथ्वी पर फैले एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। और हमारे वायुमंडल में 2 प्रकार की ओजोन पाई जाती है, 2 प्रकार की, प्राकृतिक और कृत्रिम। बात करें प्राकृतिक ओजोन की, तो प्राकृतिक ओजोन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के साथ आपस में क्रिया के फलस्वरूप बनती है। प्राकृतिक ओजोन हमारे वायुमंडल में लगभग 15 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है।
बात करें कृत्रिम ओजोन की, तो कृत्रिम ओजोन का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। देखिए, वाहनों और रासायनिक संयंत्र से निकलने वाले प्रदूषण सूर्य की किरणों के साथ क्रिया करते हैं तो कृत्रिम ओजोन बनती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए। हवा में नाइट्रोजन कितनी है? छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 78.03%। तो देखिए, आयतन के आधार पर या अनुसार वायुमंडल में 30 मील के भीतर विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, 30 मील के भीतर। और वायुमंडल की संरचना के संबंध में 20वीं शताब्दी में विशेष अध्ययन किए गए हैं, और इस दिशा में सर नेपियर शाह, फ्रेडले, केनली और फेरवे आदि वैज्ञानिकों ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन विद्यमान है, कितनी? 78.03%। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विविध जलवायु एवं मौसमी या मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं जो हैं, प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? देखिए, ये सारी होती हैं सबसे बाहर के मंडल में, मतलब बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में। ठीक है, तो इनको मौसम संबंधी घटनाएं मत समझ लेना, मतलब बिजली की चमक, ठीक है, ये सब वर्षा, ओलावृष्टि, ये सब सबसे नीचे वाले मंडल में होता है। देखिए, विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं सामान्यतः जो है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर में घटित होती है, और 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, और आपको ज्ञात हो कि सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि बिजली की चमक, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, सभी ये क्षोभ मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? ओजोन परत की जो क्षति होती है वो कहाँ होती है, मतलब किससे होती है? वो होती है समताप मंडल में, और उसके लिए जिम्मेदार है CFCS, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत, जैसा कि पता है आपको, पर्यावरण का रक्षक है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम और प्राकृतिक। और कृत्रिम कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक तो समताप मंडल में, कृत्रिम पाई जाती है क्षोभ मंडल में। देखिए, वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में ओजोन परत की सांद्रता लगभग कितनी है? 10 ppm है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के दुष्प्रभाव से ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है, और यह रसायन ओजोन गैस को ऑक्सीजन में विघटित कर देता है, जिसकी वजह से ओजोन परत पतली हो जाती है और उसमें छिद्र हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? देखिए, स्थायी गैसें वो होती है जो वायुमंडल में मतलब स्थायी रहती है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है उनका अंतर। तो ये तो घटती बढ़ती रहती है, तो ये तो होगी नहीं। ओजोन भी कम ज़्यादा, ठीक है, पोल्यूशन कम तो कम हो जाएगी, पतली परत हो जाएगी। पोल्यूशन कम तो मोटी हो जाएगी, पोल्यूशन अधिक तो पतली हो जाएगी, और खुद भी पतली होती है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन C। तो वायुमंडल में स्थायी गैसें उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत सामान्य तौर पर नहीं बदलता, और इन गैसों में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। सूर्य से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? ओजोन की परत करती है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। इसका हल्का नीला रंग होता है, दुर्गंधपूर्ण गैस है ये, ठीक है, समताप मंडल में विद्यमान होती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से सुरक्षा करती है हमारी। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में, समताप मंडल में धरातल से मिलेगी आपको 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कई बार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो वायुमंडल में किस परत में अवस्थित किए जाते हैं? देखिए, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इक्वेटर से ऊपर जाते हैं ये, ठीक है, तो क्षोभ इसका बहिर्मंडल ही होगा, एक्सोस्फीयर।
तो वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर जो है बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है बहिर्मंडल में संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अवस्थित रहते हैं और संचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग समय पर अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त सौर विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है और वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। कौन सा करेक्ट है इनमें? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी लेवल तक का सवाल है ये। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में नहीं। और वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य की किरणें जो वायुमंडल में आएंगी उससे गर्म नहीं होगा, पहले नीचे जाएंगी, ठीक है, सरफेस गर्म होगी, फिर लौटते हुए से गर्म होता है। जो यहाँ रहती है ना गैसें, वो उसको अवशोषित कर लेती हैं। तो देखिए पृथ्वी से सूर्य को प्राप्त सौर विकिरण दीर्घ तरंगों नहीं बल्कि लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है और यही लघु तरंगों से प्राप्त विकिरण जो है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। अब देखिए पृथ्वी गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और लघु तरंगों से प्राप्त सूर्यताप का वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। देखिए दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्यताप से नहीं बल्कि पार्थिव विकिरण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। वायुमंडलीय परतों में लघु तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है। क्या ताप का संचरण लघु तरंगों के रूप में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में? निचली परतों के संपर्क में आने से वायुमंडल की ऊपरी परत का गर्म होना चालन कहलाता है। देखिए दूसरा वाला तो सही है, वायुमंडलीय परतों में लघु तरंगों के रूप में ताप का संचरण नहीं बल्कि दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा करेक्ट है। तो सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के समीप स्थित वायुमंडलीय परतों में ताप का संचरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, लघु तरंगों के रूप में नहीं। और ताप के निरंतर संचरण से पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु जो है धीरे धीरे गर्म होती है और साथ ही कुछ समय उपरांत वायुमंडल की निचली परतों के संपर्क में आने से वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही चालन कहा जाता है। तो ये 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।